साथियों नमस्कार। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। वीडियो को अंत तक सुनिएगा, थोड़ा लंबा वीडियो होगा। इसको मैं 2 राउंड में करूँगा और ये एक और आग्रह है कि आपके इर्द-गिर्द कोई भी अगर स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाह रहा होगा या उसका प्लानिंग होगा, चाहे वो हाई स्कूल स्टैंडर्ड में पढ़ रहा हो या कॉलेज में पढ़ रहा हो या कॉलेज पास कर गया हो, तो सबों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो अभिभावक हैं या मतलब जो मेंटर्स भी हैं या टीचर भी हैं, तो जो मतलब लोगों को बच्चों के जो भी लोग बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं या कभी ऐसा उनसे कोई सजेशन मांगता है, तो उन सबों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिविल सर्विसेज हमारे देश का सबसे प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है और ये सब लोगों का सपना होता है कि सिविल सर्विसेज हम एग्ज़ाम दें, पास करें। बहुत लोगों का बड़ा सपना होता है, क्योंकि आपको पता है कि सिविल सर्वेंट ही इस देश को चलाते हैं। और जो अगर मान लीजिए इस देश को हम लोग एक व्हीकल मान लें, तो उसका जो चक्का है, उसका जो धुरी है, सिविल सर्वेंट ही है। तो सारा मतलब जो प्लानिंग करना, उसको एग्जीक्यूट करना ग्राउंड लेवल पे, तो वो सारा काम सिविल सर्वेंट्स का ही होता है। तो इसी उद्देश्य से, इसी वजह से हम लोग सिविल सर्विसेज को बहुत प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम मानते हैं। तो इसको लेकर के कई बातें, कई सवाल लोगों के मन में रहता है। ख़ास करके जो बच्चे भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, उनके मन में अनगिनत सवाल होते हैं। उनमें से कुछ सवाल को मैंने रैंडम इनलिस्ट किया यहाँ पे। गौर से लास्ट तक सुनिएगा और उसका समाधान भी मैं बताऊँगा। पहले मैं एक बार पढ़ दूँगा आप लोगों को, जो सवाल लोगों के मन में उठते रहते हैं उनको पढ़ूँगा। फिर मैं धीरे-धीरे एक-एक करके वापस आऊँगा और उसके समाधान भी बताऊँगा कि उसका समाधान क्या होना चाहिए। तो दोस्तों दूसरा एक और अपील है मेरा आप लोगों से कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को स्टूडेंट के बीच में, अभिभावकों के बीच में ज़रूर से शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा एक मुहिम है। मैं चाहता हूँ कि यूथ को कंस्ट्रक्टिव बनाएं और उनके कंस्ट्रक्टिव जो बिल्डअप है उसमें मैं अपना एक रोल प्ले करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है और मैं लगातार एक्सपेरिमेंट भी करता रहता हूँ। मेरा सपना है और मेरा जो जीवन का मकसद है वो यूथ का बेटरमेंट ही है। तो इस उद्देश्य से हम बहुत काम करते रहते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ या वेल बीइंग ऑफ यूथ कह सकते हैं। तो उसी मुहिम के तहत यह भी मेरा एक एजेंडा है और इसको आप जितना शेयर करेंगे, जितना लोगों से आप साझा करेंगे, उतना ज़्यादा ये परकोलेट करेगा डाउन द लाइन और उतनी अधिक लोगों को लाभ हो सकेगा। तो आइए आज जो हमारा मुख्य टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं कि जो सिविल सर्विसेज की तैयारी, परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के मन में जो सवाल चलते रहते हैं, मोस्ट कॉमन सवाल या कह सकते हैं कि जो बेसिक सवाल है उनके दिमाग में चलता है, उनको मैंने लिस्ट किया है। सबसे पहला सवाल है कि उनके दिमाग में चलता है तैयारी कब शुरू करना चाहिए। जो हाई स्कूल स्टैंडर्ड पे बच्चे हैं उनके मन में भी चलता है, जो +2 लेवल पे हैं उनके दिमाग में भी चलता है, कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनके भी दिमाग में भी चलता है, या अभिभावकों के मन में भी चलता है कि वो अपने बच्चों को सिविल सर्विसेज के लिए कब से तैयारी शुरू कराएं। तो इसका भी जवाब मैं आऊँगा देने के लिए, फिर से वापस मैं इन प्रश्नों पे आऊँगा और जवाब दूंगा। पहले मैं एक बार प्रश्न पढ़ देता हूँ। दूसरा है कि तैयारी में कितना समय लगता है। मतलब ऑलमोस्ट ये भी एक बहुत बड़ा सवाल रहता है छात्रों के मन में कि कितना समय लग सकता है इसमें और कितना हमको डिवोट कर सकते हैं। तो वो उनके जो अपने कुछ चैलेंजेस, हर्डल्स हैं, उनके हिसाब से वो तैयारी करें ना करें, ये कई सवाल रहते हैं। तीसरा सवाल है कि क्या कॉलेज और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनका कितना इम्पोर्टेंस है या इनका कितना इम्पैक्ट पड़ता है तैयारी के ऊपर में, सफलता के ऊपर में। जो क्योंकि इसमें सोचिए कि जो हमारे जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो छोटे कॉलेज हैं, वहाँ से लेकर JNU, BHU और IIT जैसे, IIM जैसे जो संस्थान है, वहाँ के बच्चे भी इसमें अपियर होते हैं। तो एक एकदम लास्ट बॉटम पे जो हमारा संस्थान है और वहाँ से जो देश का एपेक्स पे जो खड़ा संस्थान है, उन सभी से पास आउट बच्चे इसमें अपियर होते हैं। तो बच्चों के मन में भी सवाल चलता है, जैसे जो बड़े संस्थान में पढ़ रहे हैं उनके मन में नहीं चलेगा, लेकिन छोटे संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों के दिमाग में ये बात जरूर चलता रहता है कि क्या वे इतने छोटे साधारण कॉलेज में पढ़ते हैं तो उनको तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितना इम्पैक्ट पड़ता है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। एक है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा चौथा है कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशंस का क्या असर पड़ता है सक्सेस रेट के ऊपर में। इंग्लिश और हिंदी दो हमारे मीडियम है, इनमें हम लोग देखेंगे। ऑप्शनल पेपर का क्या रोल है। अभी जैसे BPSC से एग्जाम में देखें तो ऑप्शनल पेपर केवल क्वालिफाइंग हो गया, लेकिन अभी भी UPSC में ऑप्शनल पेपर मेरिट में काउंट होता है, वो उसका नंबर जुटता है आपका मेरिट में, तो वहाँ पे रोल है। लेकिन BPSC जैसे एग्ज़ाम अगर देखें तो वहाँ पे उसका ज़्यादा रोल नहीं है। अब है कि आर्थिक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है।
यह भी एक सवाल चलता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड उतना तगड़ा नहीं होता है, तो उनका मतलब इकोनॉमिक कंडीशन जो है बहुत मजबूत नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में तो वे बहुत डरे समय से रहते हैं, तो क्या कितना इम्पैक्ट पड़ेगा वो उसको भी हम लोग एनालाइज करेंगे। इसके बाद कोचिंग का क्या जरूरी, कितना ज़रूरी है कोचिंग, बहुत ज़रूरी है कोचिंग, एकदम इम्पॉर्टेंट है, उसका कितना रोल पड़ता है, कितना मतलब उसका रोल है, कितना इंपॉर्टेंस है, वो कितना मददगार होता है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टडी मटेरियल का सिलेक्शन हम लोग कैसे करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ये एक बड़ा सवाल है इसको लेकर के। आगे हम लोग देखेंगे सिटी, स्थान का क्या, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो छोटे शहरों में या कह सकते हैं अनुमंडल ब्लॉक टाउन में भी रहते हैं, कई बच्चे गांव में भी रहते हैं जो वर्किंग है, खास करके सपोज कीजिए कोई टीचर है या कोई दूसरे जॉब में है, तो वो छोटे से गांव में भी रहते होंगे, तो उनको लगता होगा कि क्या वहाँ से तैयारी कर सकते हैं या बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, पटना जैसे जगह में रहने वाले लोग ही तैयार कर पाएंगे। तो ये इसका भी जवाब मैं दूंगा। इसके बाद है कि क्या इसके साथ में ऑल्टरनेटिव रखना चाहिए, जैसे ये भी एक सवाल रहता है कि सिविल सर्विसेज एक डाइसी एग्ज़ाम है, तो उस परिस्थिति में क्या उनके पास एक बेटर ऑल्टरनेटिव होना चाहिए ताकि वो बोल्डली तैयार कर सकें। नोट्स कैसे बनाएं तैयारी के सर में, जब जो कोई ठान लेता है कि हम तैयारी करेंगे ही करेंगे, तो वैसी परिस्थिति में उनका सवाल आता है कि नोट्स कैसे बनाएं। रिवीजन कैसे करें, उनके दिमाग में ये सवाल चलता रहता है। राइटिंग स्किल को वो कैसे डेवलप करें, एक अच्छा राइटिंग स्किल कैसे डेवलप कर सकें, क्योंकि मेंस परीक्षा आपके राइटिंग स्किल पे डिपेंड करेगा और मेंस ही ये मैक्सिमम डिसाइड करेगा कि आप अधिकारी बनेंगे या नहीं बनेंगे, रैंक क्या होगा आपका। सबका रोल है, जैसे पीटी भी गेट पास है, इंटरव्यू का भी रोल है, लेकिन राइटिंग स्किल जहाँ मेंस में ज़रूरत पड़ता है, मेंस बहुत डिसिसिव होता है क्योंकि लार्जेस्ट नंबर ऑफ एग्जामिनेशन यहीं पे होता है। इसके बाद क्या जॉब के साथ, जॉब में रहते हुए इसकी तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितना हर्डल है, कैसे उसके चैलेंजेस को मैनेज करेंगे, उसकी हम लोग बात करेंगे। पीयर ग्रुप का कितना रोल है, पीयर ग्रुप का मतलब समझिए कि आप अपने दो दोस्तों के साथ तैयारी करते हैं या आपके साथ कोई टीचर है, मेंटर है, तो जो हमारा हमारा मतलब ग्रुप बनता है उसी को हम लोग पीयर ग्रुप कहते हैं। इसके बाद लिखावट का कितना रोल है, कई कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका राइटिंग बहुत सुंदर नहीं होता, बहुत खूबसूरत राइटिंग नहीं होता, तो उनके दिमाग में चलता रहता है कि मेंस लिखना है, क्या हमको तैयारी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। इसके बाद जो मैनेजमेंट ऑफ फियर फैक्टर, बहुत सारा तरह का डर होता है, तो उसको कैसे हम लोग कट करें, कैसे उसको मैनेज करें, यह भी सवाल उनके दिमाग में चलता है। पर्सनालिटी को कैसे निखारें, क्योंकि सिविल सर्विसेज में इंटरव्यू भी होता है और इंटरव्यू को लेकर के भी लोगों को लगता है कि उसका पर्सनालिटी कैसा है, कोई अगर शाई है, इंट्रोवर्ट है, तो उनको बहुत सारा दिमाग में प्रश्न चलता रहता है कि वो वहाँ पे परफॉर्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो इन बातों को लेकर के जो उनके अंदर एक डर है उसको उस लिहाज से भी मैं बात करूँगा कि उसको कैसे मैनेज करें और उसका कितना इंपॉर्टेंस है, वो भी हम लोग देखेंगे। लंबे समय तक खुद को कैसे मोटिवेट करें, यहाँ एक 5+5 का फॉर्मूला मैं उसका जब जवाब देने आऊँगा तो बात करूँगा कि एक, क्योंकि सिविल सर्विसेज एक लेंथी एग्जाम है, तो इसको उतने समय तक कैसे अपने आप को मेंटेन करें, कैसे मोटिवेटेड रखें, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। रेगुलरिटी को कैसे मेंटेन करें, क्योंकि आप 10 दिन पढ़ते हैं फिर आप छूट जाते हैं, तो इस क्योंकि सिविल सर्विसेज एक लंबा एग्जाम होता है, तो उसमें कैसे कंटिन्यूस साल 1.5 साल 2 साल तक आप अपने आप को कंटिन्यूस बनाए रखें। एक बड़ा सवाल है कि शादीशुदा लोग तैयारी करें या ना करें, खास करके जो गर्ल्स हैं तो उनके काफ़ी चैलेंजेस हैं अपना मैरिड लाइफ का, और जो मैरिड फैमिली का प्रेशर होता है, तो उनको लेकर के भी उनके मन में कई सवाल चलते रहते हैं। इसके बाद अभिभावक का सपोर्ट कितना ज़रूरी है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और सही मेंटर का चुनाव कैसे करें, इस पे बात करेंगे। और जो हमारा प्रैक्टिस कैसे करें क्वेश्चन का, खास करके जो आप प्री और जो मेंस है उनका हम लोग कहाँ से अभ्यास करें, उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। और लास्ट में टेस्ट सीरीज का कितना रोल है, इसका भी हम लोग बात करेंगे। और 1 बाय 1 मैं अब ये आऊँगा एक एक आंसर करने के लिए, तो आप ध्यान से सुनिएगा आंसर को और आप बहुत बेनिफिट पाएंगे और इसको आपस में शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहला है कि तैयारी कब शुरू, इस पर मैंने कई वीडियोस भी बनाए हैं। और तैयारी शुरू करने का, अगर मेरा मानिए हाई स्कूल में कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो उनके उनके वैसे छात्रों और उनके अभिभावकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका कोई प्लानिंग है सिविल सर्विसेज को लेकर, तो हाई स्कूल लेवल से थोड़ा आप मतलब कंसस हो जाइए, वहाँ से तैयारी शुरू नहीं करना है, लेकिन आप कंसस हो जाइए। और कैसे कंसस होइएगा, क्या उसमें कीजिएगा, उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर पे बात करिएगा, मैं लास्ट में मोबाइल नंबर अपना बताऊंगा, टाइमिंग भी बताऊंगा, तो कोई भी स्टूडेंट अभिभावक बात कर सकते हैं। अगर मुझसे पूछेगा अगर मोस्ट बेस्ट टाइम, अगर सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे खूबसूरत टाइम कह सकते हैं सिविल सर्विस तैयारी करने का, तो वो मतलब 12th के जस्ट बाद,
ट्वेल्थ के तुरंत बाद, जैसे ही आप ग्रेजुएशन में नाम लिखाते हैं, अभी 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया, तो वहाँ अगर कोई आदमी डिसीजन लेता है तो वो सबसे अच्छा समय होता है। हालांकि उससे पहले 10th के बाद भी लेंगे तो वह भी एक अच्छा, वो भी बेहतरीन टाइम होगा। लेकिन मेरा मानना है कि 11 12 तक बच्चे बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट रूप से नहीं सोच पाते हैं कि उसे सिविल देना है या नहीं देना है। लेकिन अगर आपको देना है तो 12 तक में आपको डिसीजन ले लेना चाहिए और वहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा करना है। इवन जो इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं, दूसरे टेक्निकल कॉलेज में चले जाते हैं, अगर उनका भी सपना है कि सिविल सर्विस देना है तो 12th के बाद वो कैसे शुरू करेंगे उसके लिए आप हमसे बात करिएगा। तो ये है। दूसरा है कि तैयारी में कितना समय लगेगा, तो ये मैं कह देता हूँ कि ये समय कोई भी एकदम स्पेसिफाइड वे से नहीं कह सकता है। अभी आगे 5+5 का जो फॉर्मूला मैं बताया हूँ थोड़ा उस पर बात करूँगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका रीडिंग कैपेसिटी कितना है, आपका अंडरस्टैंडिंग कितना है, आप एक बार में कितना आप कोई भी एक पेज को पढ़ के कितनी बार में समझ पाते हैं, 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल क्या है, आपका बैकग्राउंड मतलब कितना स्ट्रांग रहा हाई स्कूल, आप कितने मजबूती से पढ़े हैं, इन सारे फैक्टर्स पे टाइम डिपेंड करेगा। इसलिए इसको आइडियली ये नहीं कह सकते हैं कि आप इतना समय में हो जाएगा, लेकिन अमूमन 3-4 साल का समय तो लगता ही लगता है, वो मैं कह देता हूँ। इसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी को लेकर के मैं साफ शब्दों में कहूँगा, जो बड़े कॉलेजेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो कोई इबट है ही नहीं, लेकिन छोटे संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों से मैं साफ कहूँगा, बहुत ही स्ट्रांगली कहूँगा। मैं अपना भी उदाहरण दूंगा, मैं भी बहुत साधारण कॉलेज से पढ़ा हूँ और मैं मतलब इवन कह सकते हैं कि कुछ डिग्री तो मेरे जो दूर शिक्षा होते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन, वहाँ से हुआ है, तो वहाँ तो मैं कॉलेज गया भी नहीं था। तो ऐसा नहीं है। हाँ, अच्छे संस्थानों का एक हेल्प ज़रूर है, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी मोटिवेटेड बच्चे होते हैं, काफ़ी कंपैरेटिवली वो समय से थोड़ा आगे रहते हैं, तो उनका जो पीयर ग्रुप बनता है वो बेनिफिशियल है। वहाँ का लाइब्रेरी अच्छा होगा, वहाँ का माहौल अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, तो उनके लिए वो प्लस जाएगा। लेकिन कोई आदमी अगर सेल्फ मोटिवेटेड है तो वो एक छोटी जगह में भी, छोटे विश्वविद्यालय में भी, छोटे कॉलेज में भी पढ़ के अपने इस सपने को पूरा कर सकता है। और अच्छा, ऐसा दर्जनों एग्जाम्पल है, दर्जनों नहीं कह सकते, अनगिनत एग्जाम्पल है। अगर पूरे भारत की हम लोग बात करें तो बहुत साधारण कॉलेज से पढ़ने वाले बच्चे भी रैंक 1 तक गए हैं। तो इसलिए ये आप अगर कोई साधारण कॉलेज या साधारण विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं तो वो आप समझ लीजिए कि आपके लिए हर्डल नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन को लेकर मैं साफ कहूँगा कि जो इसमें जिस भी भाषा में आप अगर एक्सप्रेशन दे सकते हैं बढ़िया, उसी का चयन कीजिए। आप सक्सेस रेट मत देखिए कि किस मतलब मीडियम में ज़्यादा बच्चे सक्सेस हो रहे हैं। अब पता चला कि सपोज कीजिए इंग्लिश में कंपैरेटिवली ज़्यादा बच्चे सक्सेस होते हैं और हमारा इंग्लिश में उतना बढ़िया टच नहीं है, हम ज़बरदस्ती रख लेंगे, तो जो हिंदी मीडियम से हम थोड़ा कम रैंक से भी पास हो सकते थे वह भी मेरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे और फाइनली हम अनसक्सेस हो जाएंगे। ऑप्शनल पेपर को लेकर मैं यही कहूँगा कि जैसे बीपीएससी से एग्जाम है तो अब इसका कोई बहुत ज़्यादा रेलिवेंस सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन यूपीएससी में भी है, तो अपना चॉइस का जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने में खूब मन लगता हो, चाहे वो कितना भी भारी क्यों ना हो, जैसे जूलॉजी और बॉटनी मेरा ऑप्शनल था, उस समय में 2 ऑप्शनल हुआ करता था, तो इस दोनों ऑप्शनल के साथ मैं जिस भी मेंटर के पास गया सबों ने एक लाइन में कहा कि इन दोनों ऑप्शनल के साथ आप पास नहीं करोगे, लेकिन मैं किया और बहुत शानदार रैंक से किया। इसलिए ऐसा मत समझिए कि वो किसी वही सेम ऑप्शनल किसी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, किसी दूसरे के लिए बहुत खराब हो सकता है, तो आपको जिसमें मन लगता है आप उसी को कंटिन्यू कीजिए। इसके आर्थिक स्थिति के बारे में मैं कहूँगा कि सिविल सर्विस की तैयारी में बहुत पैसों की जरूरत नहीं है, और खास करके आज के डेट में तो समझिए कि बहुत कम पैसे में। और मैं इसके साथ एक लिंक भी दूंगा, आप ये समझ लीजिए कि एक मैं लिंक शेयर करूंगा कि स्टडी मटेरियल में जब मैं बात करूंगा तो वहाँ मैंने बताया हुआ है कि क्या पढ़ना चाहिए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके, तो वहाँ पे मैं लिंक दूंगा। और इतनी कम किताबों का मैंने रेफरेंस दिया है, उस किताब को खरीदने में आपको कोई ज़्यादा बहुत समस्या का बात नहीं है। फिर भी अगर कोई स्टूडेंट अपनी किताबें नहीं खरीद सकता है और वो सही में गरीब है तो आप मेरे पास आइए, मैं किताबें खरीद कर दूंगा, ये दावे के साथ कहता हूँ, मैंने बहुत बच्चों को दिया है। तो आप आराम से पढ़ सकते हैं और बहुत कम खर्च में, या कह सकते हैं कि आप जीरो कॉस्ट में इस पूरी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। तो इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो बहुत निहायत गरीब व्यक्ति है वह भी इसकी परीक्षा की तैयारी कर सकता है और सफलता पा सकता है। इसके बाद कोचिंग का कितना ज़रूरी है, कोचिंग आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन जिस तरह से अभी मशरूम्ड है कोचिंग, और जिस तरह से दोयम दर्जे के मेंटर्स कोचिंग खोल के बैठ गए हैं, वो आपका समय जाया करेगा, आपका एनर्जी बर्बाद करेगा, आपको मिसगाइड करेगा, आपको मिसलीड करेगा। उसका वॉल्यूम पे मत जाइएगा। ऐसे बहुत सारे टीचर हैं, नाम नहीं लूँगा, जिसका मिलियंस में व्यू जाता है, लेकिन वो सिविल सर्विस के हिसाब से महाबकवास टीचर हैं, वो आपको बर्बाद कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। तो कोचिंग
आपको अगर अच्छा टीचर मिल गया तो बहुत सहायक हो जाएगा। और वो कब होगा उसके लिए जो मैं लिंक दूंगा उस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। उसमें मैंने बताया हुआ कि कोचिंग का कितना कितना इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए आप सेल्फ स्टडी के बल पे कर सकते हैं कोचिंग। अगर अच्छा टीचर मिला तभी जाइए, अदरवाइज मत जाइए। और कब जाइए उसके लिए भी जो मैं वीडियो इसी वीडियो के साथ एक लिंक वीडियो दूंगा, अगर उसको आप ज़रूर सुनिएगा कि कब कोचिंग जाना चाहिए, वो भी आप उसमें मैंने बताया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है कि स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि लिंक मैं शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो उसी में मैंने स्टडी मटेरियल के बारे में बताया, किताबें कौन सी पढ़नी चाहिए, करंट अफेयर के लिए क्या पढ़ना चाहिए। फिर भी अगर किसी को कन्फ्यूजन होगा तो मेरे मोबाइल नंबर पर बात कीजिएगा, मैं बताऊँगा वहाँ पर। देखिए सिटी का भी जहाँ तक बात है तो आज के डेट में एक समय हुआ करता था जो बड़े शहर थे वहाँ पर मैगजीन, पेपर्स, बाकी तमाम स्टडी मटेरियल्स या मेंटर्स बहुत ईजी अवेलेबल थे। लेकिन आज के डेट में आप यहीं पे अगर ऑनलाइन का अगर बेहतर इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक रिमोट एरिया में भी, आजकल इंटरनेट सब जगह जा रहा है, अब बहुत छोटे जगह में भी आप बहुत आराम से तैयारी कर सकते हैं। बड़े जगह का अपना फ़ायदा है लेकिन छोटे जगह में ऐसा नहीं कि संभव नहीं है, बहुत आराम से कर सकते हैं। और इस जगह को बिलोंग करने वाले बच्चे अगर किसी भी तरह का ट्रबल फील करते हैं, आप हमको जरूर संपर्क कीजिए, मैं बताऊंगा कि रास्ता क्या है, कहाँ ट्रबल हो रहा है, और उस अकॉर्डिंग आपको समाधान भी बताऊंगा। नेक्स्ट है कि क्या इसके साथ एक अल्टरनेटिव रखना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो रखिए, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ऐसा जीवन में जीवन मरण का सवाल नहीं होता है। अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी की तभी भी हो सकता है कि आप गो थ्रू ना हो पाए। तो वैसे कंडीशन में अगर ऑल्टरनेटिव रहेगा तो आपका मेंटल बोल्डनेस भी रहेगा और आप उसके बाद फेलियर के कंडीशन में भी कोप अप कर पाएंगे, अपने जीवन को अच्छा गति दे पाएंगे। इसका नोट्स कैसे बनाएं, तो ये मैं कहूँगा कि नोट्स शुरुआती दौर में नहीं बनाना चाहिए। बाद में जब आप 4 बार 5 बार 6 बार सिलेबस को पूरा गो थ्रू हो जाते हैं, अच्छे से वर्ड टू वर्ड पढ़ लेते हैं, तब आप नोट्स बनाने में मिलिए। और इसके लिए अलग से भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और जिनको पर्सनलाइज बात करना है तो मैं आग्रह करूंगा कि आप इसके लिए पर्सनलाइज बात कीजिए। इसके बाद रिवीजन कैसे करें, तो इसके लिए भी मैं कहूँगा कि जैसे आप कभी फोटोस्टेट मशीन पे जाके देखिए या स्कैन मशीन को देखिए, कि ध्यान से देखेंगे तो एक लाइट स्लैश में से गुजरता है बहुत धीरे से, वो बहुत स्पीड भी नहीं रहता है और वो बहुत स्लो भी नहीं रहता है। तो उसी प्रकार से जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आपका टॉपिक है, उसको एकदम आराम से गो थ्रू होइए। बहुत स्पीड में भी नहीं जाना है, बहुत स्लो भी नहीं जाना है। तो रेगुलर आप उसको स्कैन करते रहिए। जब आप रेगुलर स्कैन करेंगे तो आप बहुत बेहतर तरीके से रिवीजन कर पाएंगे, क्योंकि इतना भास्ट सिलेबस है, कोई चीज़ को आप रट नहीं सकते हैं। आप स्कैन के थ्रू ही उसके जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको गेट बाय हेड कर सकते हैं और धीरे धीरे आपका मेमोरी में वो चला जाएगा। और इसके लिए भी आप अलग से भी मुझसे बात कर सकते हैं। राइटिंग स्किल डेवलपमेंट को एक इसके लिए मैं अलग से प्रोग्राम चला रहा हूँ, इस पर आप हमसे बात भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा कि राइटिंग स्किल कैसे डेवलप करें। पिछला मतलब 17वीं के लिए कोई लेकर के मैंने इस पर कई वीडियोज़ बनाए हैं। और यहाँ जो मतलब ठगी का आलम चल रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा, वहाँ ज़रूर परहेज़ कीजिए। अब देखिए विद जॉब तैयारी कर सकते हैं कि नहीं, एकदम कर सकते हैं। जो आपके जॉब हैं, और ये देखिए अलग अलग लोगों का अलग अलग तरह का जॉब है, अलग अलग तरह का इंगेजमेंट है, इसलिए इसको मैं बहुत मतलब जनरलाइज तरीके से नहीं बता सकता हूँ। पर्सनलाइज आप पूछिएगा कि आपका जॉब कैसा है, आप कहाँ जॉब करते हैं, क्या आपका रूटीन, उस हिसाब से आप बात कीजिएगा तो मैं आपको उसका मैनेजमेंट बता पाऊंगा कि कैसे उसी जॉब करते हुए मैं आपको कैसे मैनेज कीजिएगा और कैसे आप अपना तैयारी को बेहतर अंजाम दे पाइएगा। पीयर ग्रुप कितना रोल है, बहुत अच्छा ये पॉइंट है। पीयर ग्रुप का होना बहुत बेहतर है। अगर आपके पास एक अच्छा पीयर ग्रुप है, ये दोस्त दोस्त का है, या आपके साथ आपका टीचर का है, या आपके साथ किसी आपका कज़न का है, या आपका किसी और दूसरे लोगों के साथ जो आपके साथ सिविल सर्विसेज पे अच्छे से बात कर सके, विमर्श कर सके, कुछ इश्यूज़ पे बात कर सके, तो आपके लिए ये बहुत मोटिवेटिंग होगा। तो कोशिश कर रहे हैं कि एक पीयर ग्रुप आप बनाएं, ये आपके लिए बहुत वरदान साबित होगा। और अगर जिसका पीयर ग्रुप नहीं है, आप मेरे साथ बनाइए, मैं आपको हमेशा हर कदम पे आपके साथ खड़ा नजर आऊँगा। नेक्स्ट सवाल है कि लिखावट का रोल क्या है। देखिए अच्छी लिखावट का तो कोई तोड़ नहीं है। अगर आपका लिखावट बढ़िया है तो आपका निश्चित रूप से बेनिफिट है, आपका अपर हैंड है। लेकिन अगर जिनका लिखावट बहुत खूबसूरत नहीं है तो उनको निराश नहीं होना चाहिए। रीडेबल आपको लिखावट रखना है कि वो पठनीय हो।
कोई भी आप लिखें, हिंदी अंग्रेजी जिस भी भाषा में लिखें, तो कम से कम एग्जामिनर आपका पढ़ ले, उतना इंश्योर कर ले तो आपका काम हो जाएगा। और कैसे आप अपना रीडेबिलिटी को मेंटेन कीजिएगा वह भी आप हमसे बात कीजिएगा तो मैं बताऊंगा। मैनेजमेंट ऑफ फियर फैक्टर्स, जो आपके अलग अलग तरह के वह होते हैं उनको कैसे मैनेज कीजिएगा, तो इसके लिए ज़रूरी है कि सेल्फ मोटिवेटेड होना। अप दीपो भवा, जो आपका अपने आप को मोटिवेट करेंगे, अपने लक्ष्य को समर्पित करेंगे, तो जितना भी फियर है उससे आप अपने आप को दूर कर पाएंगे। दूसरा, जब आपको कभी लगे अनसक्सेस हो जाएंगे, क्या होंगे, तो अपने पढ़ने की स्पीड को बढ़ा दें। तो फियर को कट करने का सबसे बेहतर तरीका यही है। इसके बाद पर्सनैलिटी को कैसे निखारें। देखिए, पर्सनैलिटी कोई एक दिन में नहीं होता है। जो इंटरव्यू में है आपका बोल्डनेस, आपका जो परसेप्शन है, आपका जो एटीट्यूड है, टेम्परामेंट है, आपके बॉडी का जो पॉजिटिविटी है वो दिखना चाहिए। तो उसको धीरे धीरे बिल्ड करना है। इसके लिए आप कंटिन्यूस अच्छे चीज़ों को पढ़ें, अच्छे लोगों के संपर्क में रहें, और इसमें और भी डिटेल बात करना है तो आप हमसे बात कीजिएगा। इसके बाद लंबे समय तक खुद को कैसे मेंटेन करें, ये मैं कहूँ ये बहुत चैलेंजिंग है। क्योंकि अब देखिए 5+5 मैंने लिखा है यहाँ पे, 5+5 इसलिए लिखा है कि तैयारी करने में लगभग 5 बरस लगते हैं। जो लोग अपेयरिंग में पास करते हैं तो समझिए वो पिछले 4-5 बरस से लगा हुआ है और बहुत सीरियसली लगा हुआ है, तभी जाकर वो अपेयरिंग में पास होते हैं। और जो बच्चे मैं कहा ना अभी कि जैसे जो 12th के बाद निर्णय लेगा और वो अगर मान लीजिए 4 साल ग्रेजुएशन में 1 2 3 4 4 साल बहुत मेहनत करेगा तो अपेयरिंग में पास कर सकता है। तो उसके लिए वो 5वें साल में आराम से पास कर सकता है। और इसलिए मैंने लिखा हूँ कि कई बार एग्जाम में आप मान लीजिए प्री किसी कारण से गड़बड़ा गया, कभी इंटरव्यू गड़बड़ा गया, तो ऐसे हालत में 1-2 अटेम्प्ट और देना पड़ सकता है। तो 1-2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट देते देते आपका 4-5 बरस बीत जाता है। तो इसीलिए इतना का धैर्य आपको लेके चलना चाहिए। इसका रेगुलरिटी को कैसे मेंटेन करें, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ 1 मिनट मेडिटेशन, कि 1 मिनट मेडिटेशन करना सीखिए। और क्या होता है उसके लिए आप हमसे संपर्क कीजिए, तो आपका हमेशा रेगुलरिटी मेंटेन होगा, एक भी मिनट आपका बर्बाद नहीं होगा। शादीशुदा लोगों का काफ़ी चैलेंजेस होता है, उनका अपना फैमिली प्रेशर होता है, और ख़ास करके जो गर्ल्स होती हैं उनके ऊपर और ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए आज के डेट में मैं देख पा रहा हूँ कि मतलब जो मैरिड लोग हैं उनका सक्सेस रेट बहुत शानदार है। इसका मतलब उसका रीज़न समझिए कि जो मैरिड हैं उनको बहुत तरह का डिस्ट्रैक्शन से भी बचाव है और बहुत तरह का सपोर्ट्स भी है उसको। तो ऐसी अगर मान लीजिए कोई फीमेल कैंडिडेट है और वो मतलब मैरिड है, वैसे कंडीशन में हो सकता है कि उनका ससुराल वाला, उनका पति उनका बहुत सपोर्टिव हो, तो ऐसी स्थिति में समझिए उसके लिए अपर हैंड हो जाएगा। तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं और ऐसा इससे घबराना नहीं। इसके जो चैलेंजेस हैं, इनमें जो इंगेजमेंट्स होता है उनको मैनेज करके आगे बढ़िए, बहुत आराम से आप तैयारी कर सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ ना कि किसी भी बिंदु को लेकर के एक सब समझ लीजिए, किसी भी बिंदु को लेकर के अगर एलोबरेट आप डिस्कशन चाहते हैं तो आप हमको फ़ोन कीजिएगा, लास्ट में मैं फ़ोन नंबर बताऊंगा अपना। इसके बाद अभिभावक और फैमिली का सपोर्ट कितना ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। अगर ये हो आपके पास अभिभावक और फैमिली का या सोसाइटी का सपोर्ट, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। लेकिन कई बार बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, क्योंकि मैं ये मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत एग्जॉस्टिव मतलब बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे चलाता हूँ और बहुत डिटेल मेरा कार्यक्रम है ये। तो कई ऐसे स्टूडेंट पर्सनलाइज प्रॉब्लम लेकर आते हैं, उनके फैमिली का सपोर्ट उनको नहीं रहता है और उनका अलग तरह का ओरिएंटेशन होता है फैमिली का, या उसका जो अभिभावक है वह भी बहुत सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन वो भी एक चैलेंज है, उसको चैलेंज के रूप में स्वीकार कीजिए और इतना जी जान लगा दीजिए कि आप उसको जवाब दे सकें अपनी सफलता के बल पे। इसके बाद सही मेंटर का चुनाव कैसे करें। सही मेंटर का चुनाव आप कैसे करें, बहुत चैलेंजिंग मैटर है ये, क्योंकि यूजुअली क्या होता है हम लोग पॉपुलरिस्टिक पे जाते हैं, जहाँ भीड़ देखते हैं वहाँ हम लोग जाते हैं, लगता है कि वो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सिविल सर्विसेज के प्रश्न को देखिए, उसके प्रवृत्ति को देखिए, उसके सिलेबस को देखिए, और जो लोग भी उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा है तो उसको आप अच्छा मेंटर समझिए। और जो लोग उसके अकॉर्डिंग नहीं, जो आपका ईज का लेवल पे बात कर रहा है, जो आपको केवल खुश करने के लिए बात कर रहा है, उसको कभी सेलेक्ट मत कीजिए। जो सही मेंटर्स होगा आपको खुश करने की बात नहीं कहेगा, वो वैसी बात कहेगा जिससे आप सफल हो सके, ये जान लीजिए। जो अब हम लोग आखिरी अंतिम की तरफ बढ़ रहे हैं कि, और दूसरा है कि क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस कैसे करें। तो मैं हमेशा सलाह देता रहता हूँ, क्वेश्चन का प्रैक्टिस चाहे प्री हो या मेंस हो, वो PYQ के अलग अलग एग्जाम जो रिलेटेड एग्जाम्स हैं सिविल सर्विसेज से, वो सिविल सर्विस के एग्जाम ना भी हो, जैसे बिहार में है तो प्री का एग्जाम है तो उसके लिए आप दरोगा का भी सवाल बना सकते हैं, सिपाही का भी सवाल बना सकते हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेटिव सवाल से वहाँ से कवर अप होगा। तो प्री और मेंस दोनों के लिए प्रीवियस ईयर्स के जो सवाल है वो उसको आप फॉलो कीजिए, वही आपका बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। और बाकी जो बाजारू प्रैक्टिस सेट है उससे हमेशा परहेज कीजिए। जो टेस्ट सीरीज का रोल कितना है
और इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे इस पे चैनल पे जाएंगे तो नीचे की तरफ वीडियो देखिएगा कि कैसा टेस्ट सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है और टेस्ट सीरीज के नाम पे कितना गंदा खेल खेला जा रहा है, एक काइंड ऑफ क्राइम चल रहा है। जो लोग भी कर रहे हैं ना, मैं खुलेआम कहता हूँ कि जो लोग भी टेस्ट सीरीज के नाम पे इस बार 70वीं बीपीएससी में खास करके खेल खेले हैं, वो काइंड ऑफ क्राइम है, एजुकेशनल क्राइम है, सोशल क्राइम है, यूथ के साथ में क्राइम है। अभी सिंपल एक सवाल केवल इस संदर्भ में मैं करूंगा कि कोई अगर टीचर आपको बोलता है कि तुम मेरे यहाँ टेस्ट दो और वो तुम्हारा कॉपी हमारा कोई स्टूडेंट जांचेगा जो बीपीएससी पीटी पास ना कर पाया हो, तो क्या आप वो एडमिशन लेंगे? तो ये चीज़ें अगर छुपा करके कोई आदमी टेस्ट सीरीज लिया है और इस तरह से बच्चों से पेपर चेक कराया है, तो समझिए कितना बड़ा अपराध है, कितना बड़ा क्राइम है। आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। जो भी लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो सोसाइटी में एक तरह का काइंड ऑफ क्राइम है, क्रिमिनल एक्ट है, इसको हम लोग कह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मैं लगातार आप लोगों के बीच आता रहूँगा। तो जो भी इससे संबंधित सवाल अगर किसी के मन में चलेगा तो आप हमसे बात कीजिएगा और मैं पर्सनली आपको फ़ोन में जवाब दूंगा। मेरा फ़ोन नंबर है 6206692145। शाम के 6 बजे से 9 बजे रात के बीच में आप कॉल कीजिए बेझिझक। अगर कॉल आपका रिसीव नहीं करेंगे तो हम उसको कॉल बैक ज़रूर करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।